नमस्कार। न्यूज़ 18 के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। असेंबली इलेक्शंस की गहमा गहमी है जम्मू कश्मीर में। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है पूरी मेहनत कर रही है, चाहे वो नेशनल पार्टीज हों, कांग्रेस, बीजेपी, या रीजनल पार्टी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, पीसी हो, या इंजीनियर रशीद की पार्टी। हर कोई पार्टी अपनी तरफ से दमखम लगा रही है। बहुत सारे इश्यूज हैं, मुख्तलिफ पार्टियां अपने अपने इश्यूज उठा रही हैं। कांग्रेस के क्या इश्यूज हैं और कांग्रेस इन इलेक्शंस को किस तरह से लेती है और उनका रोड मैप क्या है लोगों के लिए, इस पर मेरे साथ बात करने के लिए खुसूसी मेहमान है मेरे साथ सईद नासिर हुसैन। ये राज्यसभा मेंबर हैं कांग्रेस के और बड़े ही नेता कांग्रेस के, ऑल इंडिया कांग्रेस के नेता हैं। जम्मू आए हैं कई दिनों से, लगातार ये यहाँ पे 1-2 दिन से लगातार ये विजिट कर रहे हैं। नासिर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद, आपने टाइम निकाला और हमें मौका दिया आपसे बात करने का। सबसे पहले सवाल, 10 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में और 10 साल में बहुत कुछ चीज़ें बदली है। सबसे पहले जानना चाहूँगा, फर्स्ट फेज़ हो गया, अब सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है? आपका जो फीडबैक मिला है, आपको क्या लग रहा है कांग्रेस का रोल क्या रहेगा आगे? 10 साल के बाद भी इलेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी अपने से ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। अगर इनके बस में होता तो शायद ये इलेक्शन अभी भी नहीं होता। एक दूसरा जो है, अभी यहाँ की जनता को समझ में आ गया है कि बीजेपी यहाँ से क्या चाहती है। जिस तरह का लूट खसूट यहाँ पे मचा रखा है इन्होंने, जिस तरह के स्कैम्स यहाँ पे हुए हैं, जिस तरह से गवर्नर का घर और ऑफिस एक करप्शन का अड्डा बन गया है, जिस तरह से बीजेपी का आला कमान यहाँ के लोगों के रिसोर्सेज को चूस ले रहा है, इससे एकदम साफ है कि यहाँ की जनता त्राही कर रही है। यहाँ की जनता ऊब चुकी है, समझ चुकी है और वो चाह रही है कि यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, फुल फ्लेज गवर्नमेंट हो, मजबूत गवर्नमेंट हो, और वो कांग्रेस और एनसी की तरफ देख रही है। और मुझे उम्मीद है फुल फ्लेज मेजॉरिटी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे मिलने जा रही है। धारा 370 पर पहले बात करना चाहूंगा। धारा 370 पर आपका स्टैंड, अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि क्लियर नहीं है, आपका स्टैंड वो क्लियर, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें धारा 370 पर नहीं, हमें कुछ और स्टेटहुड की बात आप कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आता है या नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान आता है, वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, धारा 370 पर हम लड़ाई लड़ेंगे। कल अगर आपकी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनती है, आपको नहीं लगता है कि हेडेक बनता रहेगा? आपका अपना स्टैंड है, नेशनली आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बीजेपी के साथ वो करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। देखिए, हमारे देश में अलग अलग धाराओं के माध्यम से स्पेशल स्टेटस अलग अलग स्टेट में दिया गया है जी। मानते हैं कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनका एक अलग इम्पोर्टेंस रहता है, जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो एक अलग तरीके से उनको देखा जाता है, और जो कमज़ोर स्टेट्स हैं, जहाँ रिसोर्सेज कम हैं, जहाँ बैकवर्ड एरियाज ज़्यादा हैं, उनके लिए स्पेशल पैकेजेस, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। अब ये स्पेशल स्टेटस कैसा देते हैं? इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड होना चाहिए, जब भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब स्पेशल स्टेटस अनाउंस कर दें और या स्पेशल पैकेज अनाउंस कर दें और कुछ ना दें, ऐसा नहीं हो सकता। जब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड होता है तो फिर कोई भी सरकार आए तो उनको उतना बजट, उनका उतना प्रोटेक्शन, उनकी लोकल सभ्यताएं, उनका लोकल कल्चर का प्रोटेक्शन, लोकल हिस्ट्री के प्रोटेक्शन, लोकल लोगों का प्रोटेक्शन, उनके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस का प्रोटेक्शन, उसके लिए स्पेशल बजटिंग वगैरह सब होता है। तो हमारे यहाँ आर्टिकल 371 टू 371J तक, अब उसमें आसाम, मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका का एक बड़ा हिस्सा, मैं जहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ सब भी स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेजेस यहाँ पे अनाउंस हुए हैं और दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। आज भी 2 बड़े स्टेट स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, एक बिहार है, दूसरा टीडीपी है। ये दोनों स्टेट्स अपने स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेजेस के कंडीशन पे ही वो एनडीए का सपोर्ट भी किए हैं। तो हम लोग यहाँ पे जब आएंगे सरकार में, हम लोग इस स्टेट के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, एक तो फुल स्टेटहुड, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेट था, ये पहली बार 75 साल की पार्लियामेंट्री
डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि एक स्टेट, फुल फ्लेज स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जबकि इतिहास के पन्ने आप पलटा के देखेंगे तो कांग्रेस गवर्नमेंट जब जब सेंटर में थी, छोटे मोटे भी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हो, उनको स्टेटहुड देके सेल्फ रूल और वहाँ का अपने रिसोर्सेज के बारे में खुद ही डिसाइड करें, ये आज़ादी और ये फ्रीडम इलेक्शंस के द्वारा, इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा उनको हम लोगों ने दिया है। तो हम ये वादा कर रहे हैं कि स्टेटहुड की लड़ाई हम लड़ेंगे, स्पेशल स्टेटस मिले यहाँ के स्टेट को, उसकी लड़ाई लड़ेंगे, स्पेशल पैकेज की हम लड़ाई लड़ेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिले, यहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन मिले और कश्मीरियत बचे रहे। ठीक है, आपने अपनी बात कही, लेकिन देखिए मैनिफेस्टो आपका जो है मोटा मोटा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसपे आपको तनकीद का निशान हो, क्योंकि स्टेटहुड हर एक का है। लेकिन जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसको टारगेट करके बीजेपी खास के आपको भी टारगेट कर रही है। वो कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने सरेंडर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है सबसे पहले 370 को वापस रेस्टोर करने की बात है, उसमें पाकिस्तान से बात करने की बात है, उसमें जो जेल में बंद लोग हैं उनको रिलीज करने की बात है। तो कहीं ना कहीं आप उस लपेटे में आ रहे हैं। आप, हालांकि आपके मैनिफेस्टो में नहीं है, इट इज क्लियर, बट आप उनके मैनिफेस्टो, क्योंकि आप उनके साथ अलायंस कर चुके हैं। और कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि इस सूरत में कांग्रेस को क्या अच्छा नहीं लगता कि आप पोस्ट पोल अलायंस उनके साथ करते, ताकि इस चीज से आप बच जाते हैं। देखिए, हम लोगों ने बहुत सोचा, ज़मीनी हकीकतों को समझा, और आज देश का पुकार और जम्मू कश्मीर के लोगों का पुकार ये है कि 10 साल का जो मिसरूल हुआ है, मिस गवर्नेंस हुआ है, और ऑफिस ऑफ गवर्नर को जिस तरह से मिसयूज़ किया गया है, और जिस तरह से यहाँ के लोगों का पैसा, यहाँ के लोगों के रिसोर्सेज का लूट हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए और भाजपा को इस लूट से दूर रखने के लिए एक अलायंस की ज़रूरत थी। हम लोगों का इन हाउस अंडरस्टैंडिंग था, हम लोगों ने सारे सर्वेस करवाए थे, अपने हिसाब से वो सब देखे थे। यहाँ पे एक तो नेशनल लेवल का एक कॉल था, क्योंकि इंडिया अलायंस ऑल इंडिया लेवल पे हम चला रहे हैं, और दूसरा जो है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की आवाम का भी एक कॉल था कि हम अलायंस बन के हम लड़े ताकि हम इनको हरा सकें, नंबर 1। नंबर 2 जो है, सरकार जब बनती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है कि ये मिनिमम प्रोग्राम है जिसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है। जब मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम डालेंगे। और दूसरी बात जो है, हम स्टेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, सेंटर का नहीं, अभी स्टेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब हम जो भी मांगेंगे, जो भी करेंगे, जिसके लिए लड़ेंगे, सेंटर को ही देना पड़ेगा। तो उसके लिए एक भूमिका बना के, एक माहौल बनाना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमारा एकदम साफ है। देखिए 370 रहेगा, 371 रहेगा, 371 जे के बाद के आएगा, एल आएगा, एम आएगा। उस टाइम जब पार्लियामेंट में डिसाइड होगा, जब उस टाइम पार्लियामेंट में बहस होगी और बिल पास होगी, उस टाइम का जो अमेंडमेंट का जो आर्टिकल रहेगा उस हिसाब से वो अमेंडमेंट होगा। अब उसमें क्या, किस हद तक हम लोग को जाना है और किस हद, कहाँ जाके अपने आप को रोकना है, वो सीमाएं हमें पता है। क्योंकि आर्टिकल 370 भी जब आया था उस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ आई थी कि कब तक चलेगा, कब तक रोकेंगे, क्या प्रोविजंस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उसके फ्रेमवर्क में किस हद तक जाएंगे और कितने दिन तक जाएंगे, वो भी उसमें मेंशन था। तो अभी ये क्या है, बहुत सारे टाइम, बहुत सारे हिस्ट्री में अलग अलग सतह पे क्या होता है, कुछ चीज़ें इरेलीवेंट हो जाते हैं, रिडेंडेंट हो ले जाते हैं। अब कुछ चीज़ें उसमें रिडेंडेंट हो गए थे। आर्टिकल 370 में ऐसे भी बहुत कुछ बचा नहीं था। लेकिन आज क्या चाहिए यहाँ की आवाम के लिए? यहाँ की आवाम के लिए नौकरियाँ चाहिए, यहाँ की आवाम के लिए बिजनेस चाहिए, यहाँ की आवाम के लिए टूरिज़्म का बढ़ावा चाहिए, स्कूल चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और सबसे बड़ी जो है यहाँ के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, बाहर के लोगों को जो ठेका देके जो किया जा रहा है, इनके फ्रेंड्स को जो मदद की जा रही है, और वो उसके ऊपर रोक लगाएं, और उसके साथ ही साथ में यहाँ का कल्चर को हिफाजत करें, यहाँ के एनवायरनमेंट और क्लाइमेट की हिफाजत करें। और यहाँ के बच्चों को जो ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 2022-23 की जो बोली है कि 13.5 लाख बच्चे ड्रग अब्यूज़ के जाल में फंसे हुए हैं, तो उसमें से निकालना, ये सारे चीज़ें जो है
इसके लिए इसकी ज़रूरत है, और इसके लिए आप उसको स्पेशल पैकेज बोलें, स्पेशल स्टेटस बोलें, या नहीं तो कोई और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आप उसको ढूंढें। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ की अवाम इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल का नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं, अवाम इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ रूल इम्पॉर्टेंट है, उनकी अपनी आज़ादी जो है बोलने की, खाने की, पीने की, अपना रिसोर्सेज खुद ही स्टेट पे इस्तेमाल कर लेने की, अपने आप को रूल करने की जो आज़ादी जैसे दूसरे सब स्टेटों को हिंदुस्तान में मिली है, उस तरीके की आज़ादी उस फ्रेमवर्क में रहे। तो ये मांग है कि लोगों की। अब उसमें ये 370 करके बोल के ये वर्गलाने की जो कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी, उस डिबेट में हम पढ़ना नहीं चाहते। हमारा मकसद साफ है, विजन साफ है, फोकस्ड हम लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की अवाम को सुविधाएं दें, यहाँ के कल्चर को बचाए रखें, यहाँ के रिसर्च को खुद वो डिसाइड करेंगे उस रिसोर्सेस में क्या करना। 370 हटने के बाद अक्सर कांग्रेस खासकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी भी वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि देखिए कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, मतदान अच्छा हो गया, कॉलेज खुले हैं, स्कूल खुले हैं, टूरिस्ट आ रहा है हर कोई। और राहुल गांधी जी तो शाम को आइसक्रीम भी रात को वहाँ लाल चौक में खा रहे हैं। तो ये कांग्रेस वालों को दिखता क्यों नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदली है, डेवलपमेंट है, सिनेमा हॉल खुले हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई है। देखिए, जब आर्टिकल 370 हटाया गया था उस टाइम पे बहुत सारे इंडिकेटर्स के ऊपर कई टेलीविज़न चैनल्स पे डिबेट हुए थे। हेल्थ पे हुआ था, इन्फेंट मोर्टेलिटी पे हुआ था, वहाँ पे हैप्पीनेस पे हुआ था, वहाँ पे भूखमरी पे हुआ था, एम्प्लॉयमेंट पे हुआ था, सोशल इंडिकेटर्स थे, हेल्थ इंडिकेटर्स थे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे। ये तमाम इंडिकेटर्स पे कश्मीर ऑल इंडिया लेवल पे किसी पे सेकंड पे, किसी पे थर्ड पे, कुछ पे फर्स्ट पे, कुछ पे फोर्थ पे थी। आज 10 साल के बाद 10 साल का शासन किसका रहा? भाजपा का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रहा। अब उन इंडिकेटर्स पे कश्मीर कहाँ खड़ी हुई है, तो इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए। हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ खड़ी हुई है, मेंटल इलनेस पे कहाँ खड़ी हुई है, हेल्थ पे कहाँ खड़ी हुई है, ये सारे इंडिकेटर्स जो है इसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट में कहाँ खड़ी हुई है और एजुकेशन पे कहाँ खड़ी हुई है, इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि स्कूलें खिलें, मैं कह रहा हूँ कि नीति आयोग का रिपोर्ट है कि 4400 स्कूल बंद हुए हैं। उनका रिपोर्ट है कि अराउंड 6000 टीचर्स जिनके जो रिटायर हुए, वो वैकेंसीज क्रिएट हुए, वो फिलअप नहीं हुए। अब ये मैं नहीं खा रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कह रहा है कि करीब वो तो कह रहे हैं 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी आया। 1 लाख नौकरियां जिसके वैकेंसीज हैं, जो सैंक्शनड वैकेंसीज हैं, वो फिलअप नहीं हुए। आप बताइए टूरिज्म पे कितना पैसा ये लगा है, कितने। अब टूरिज्म बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेंगी, बिजनेस बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। कितना बढ़े इसका आप हमें फिगर्स दीजिए। आप बताइए कि यहाँ पे स्कैम हुआ नहीं, सैंड स्कैम हुआ, रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, लिकर स्कैम हुआ, जल जीवन मिशन का स्कैम हुआ। अब आप डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सेक्टर लीजिए, स्कैम पे स्कैम यहाँ पे हो। वो तो कहते हैं करप्शन खत्म हो गया। कहाँ है करप्शन खत्म है? मैं नहीं करूँ। आपके यहाँ के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने कहा है कि यहाँ पे करप्शन है। आपके यहाँ के आईएएस ऑफिसर मिस्टर वर्मा जो है, कोई आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने विजल ब्लोइंग, खुद ही विजल ब्लोअर बन के उन्होंने स्कैम यहाँ पे था, उसका स्कैम जो है बर्स्ट किया है। लेकिन ये जो इनके खिलाफ बोले, जो स्कैम की बात की है, उनको सब ठिकाने लगा दिए, उनके खिलाफ केसेस कर दिए, उनके खिलाफ ईडी रेड्स किए। तो आप बताइए कितने कॉलेजेस खुले, कितने हॉस्पिटल्स खुले, कितने यूनिवर्सिटीज़ खुले, कितने आईआईटीएस है, कितने आईआईएम्स है, आप बताइए ना, नंबर दे रहे हैं। ब्लैंकेट स्टेटमेंट, लोगों को वर्गाने के लिए जुमलेबाजी, ये इलेक्शन में ठीक लगता है, ये इलेक्शन में ठीक है, चल जाता है। अब बताइए कहाँ है, आप कितना बजट यहाँ पे लाए हैं, कितना बजट यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात है, हर स्टेट में ये होता है, जो वहाँ के डोमिसाइल जो होते हैं लोग, वहाँ के रहने वाले जो होते हैं, नौकरियाँ उन्हीं को मिलते हैं ना। बाहर से कोई भी जाता भी है तो 10 साल 15 साल रहने के बाद उसको डोमिसाइल उनका वो मिलता है, उसके बाद में नौकरियाँ मिलती हैं। हर स्टेट में कहीं पे भी चलेगा, गवर्नमेंट जॉब्स में लोकल लोगों को ही देते हैं ना, दूसरे स्टेट वालों को थोड़ी गवर्नमेंट जॉब देते हैं। अब ये लोग बाहर से ला के यहाँ पे भर्ती कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवा को नौकरियाँ मिलने रहे, बाहर के लोगों को लाके सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी जो हो रही है ना, ये बंद होना चाहिए। आप सिक्योरिटी की बात करो, 55 लोग मारे गए, उसमें कितने सिविलियंस और कितने जवान मारे गए आपको पता है, कितने घायल हुए आप पता है। अभी कुछ दिन ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होने के बाद में कितने घटनाएं घटे हैं,
जम्मू में हो, राजौरी में हो, पूरे एरिया में हो, आतंकवाद घटनाएं इनके 10 साल, इनका जो शासन जब से शुरू हुआ जब, और उसके पहले 10 साल, हमारे यूपीए के टाइम के 10 साल और ये 10 साल, ये 10 साल हमारे 10 साल वर्सेस इनके 10 साल, आप लगा दीजिए कितने घटनाएं घटे हैं। आप पहले कहते थे कि स्टोन बिल्डिंग होती है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अरे आप स्कूल ही बंद कर दें, 4,500 स्कूल जब बंद करेंगे बच्चे जाएंगे कहाँ स्कूल को? स्कूल ड्रॉपआउट्स कितना है, लड़कियां का स्कूल ड्रॉपआउट कितना है? हाईएस्ट स्कूल ड्रॉपआउट्स इन द कंट्री जम्मू एंड कश्मीर पिछले 10 साल में हुआ है। टीचर्स को आप की बहाली नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा चीज जुमलेबाजी जो चल रही है एक और इसको खत्म करना जी, है। एक और बीजेपी कह रही है और उनकी लीडरशिप कह रही है कि रिजर्वेशन जो हमने दी है, चाहे गुजर्स को दी, बकरवाल को दी, जो वोटिंग राइट्स दिए पीओके रिफ्यूजीज को, वाल्मीकि समाज को, जिनको अभी तक, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमने भी देखा है, और ये हम उसलिए नहीं कह रहे हैं कि कोई बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने भी देखा उनको वोटिंग राइट्स मिले हैं, रिजर्वेशन भी मिले। आपको नहीं लगता जब आपकी गवर्नमेंट थी तो ये मौका आप चूक गए, कहीं ना कहीं ये मौका चूक गए? देखिए, आप जब किसी की सरकार जब होती है तो सारा का सारे जो प्रॉब्लम्स एक ही 5 साल की सरकार में खत्म नहीं होते। उस टाइम की देश भर की जो तरक्की रहती है, देश भर में जो जिस लेवल पे तरक्की होते रहती है, उस लेवल के बराबर की तरक्की इस स्टेट में भी हो, ये कोशिश रहती है हर गवर्नमेंट की। अब रिजर्वेशन यहाँ पे था, एससी रिजर्वेशन था, एसटी रिजर्वेशन था, एम्प्लॉयमेंट में था, एजुकेशन में था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन में था। इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कास्ट को इन्होंने ऐड कर दिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कर्नाटका में बहुत सारे एससी में, एसटी में ऐड हुए हैं, ओबीसी में ऐड हुए हैं, तमिलनाडु में ऐड हुए हैं। हम लोग हमेशा जब एससी, एसटी, ओबीसी की जो लिस्ट बढ़ते जाते हैं, जब डिबेट पार्लियामेंट में होता है, हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। हम क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हिंदुस्तान में कई हज़ार सालों से छूअछूत रहा है। ये कांग्रेस पार्टी मानती है कुछ ट्राइबल लोग जंगल में रहे हैं, उनका सिविलाइजेशनल पाथ पे उनको डालना है। हम लोग ये मानते हैं कि पैदाइश के टाइम पे ही बहुत सारे लोगों को नाइंसाफ़ी होती है, पैदाइश के लेवल पे ही डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में कई लोग पैदा होते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए रिजर्वेशन देते हैं, अफर्मेटिव एक्शंस देते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं, अब उनकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। ये हम ही लोगों ने स्टार्ट किया। आज ये जो कह रहे हैं कि ये लोग छीन लेंगे, भाई मोहन भागवत तो कांग्रेस के लीडर नहीं है ना, जिन्होंने कहा था रिजर्वेशन खत्म करना है। राजा भैया कांग्रेस के लीडर नहीं थे, वो तो आरएसएस के थे। मोहन भागवत आरएसएस के चीफ अभी हैं, इन्होंने कहा रिजर्वेशन हटाना है। अनंत कुमार हेगड़े जो एमपी थे कर्नाटका से भाजपा के, उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करो दो, 400 सीट दो, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दो। इनका 400 सीट की जो लड़ाई थी, 400 सीट का जो मांग थी इनकी, 400 सीट का जो अपील था पार्लियामेंट इलेक्शन, किस लिए? क्योंकि 400 सीट चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए, अमेंड करने के लिए टोटली। तो उसकी ये मांग थी इनको। इनका टारगेट क्या था? रिजर्वेशन था। इनके एमएलए एमपीज क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन ख़त्म करो करके। तो पूरे हिंदुस्तान में बोलेंगे, और अमित शाह जी यहाँ आके बोलेंगे कि कांग्रेस जो है रिजर्वेशन छीनेगी। नंबर 1। नंबर 2, कास्ट सेंसस की मांग कौन कर रहे हैं देश भर में? कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 75 साल की आज़ादी के बाद, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हुआ, कौन किस हद तक तरक्की की है। अब कैसा चलेगा? खाली कौन किस जात में पैदा हुए हैं इससे नहीं होगा। कौन किस जात में पैदा हुए हैं वो होगा। उसके बाद में कौन सी कम्युनिटी के हाथ में, अब किसे कितनी ज़मीन, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसे के कितने क्लास में नौकरियां मिलती हैं, कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, किनके इनकम टैक्स पेईस हैं, किनके पास मकान है, ज़मीन है, ये जब पता चलता है तो हम जब अपने प्रोग्राम्स, सोशल प्रोग्राम्स बनाएंगे, सोशल सिक्योरिटी नेट जब क्रिएट करेंगे, तो उसमें कौन सी कम्युनिटी, कौन सी कास्ट को टारगेट करके हम उनकी भलाई करवाएं। किसी को ख़राब करने की नहीं, लेकिन जो जिनकी स्थिति ठीक नहीं, उनको उनमें भलाई करने के लिए, उनको प्रोग्रेस करवाने के लिए हम ये कास्ट सेंसस की मांग। भाजपा क्यों नहीं मानती उसको? भाजपा बोल दे कास्ट सेंसस करवाएंगे, तो कास्ट सेंसस से करवाएंगे नहीं। इनके सारे नेताओं रिजर्वेशन को हटाने की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की बात करें, और अमित शाह जी यहाँ के बोलेंगे हम फलाने की रिजर्वेशन छीनेंगे, फलाने का रिजर्वेशन छीनेंगे। ये जुमलेबाजी है, ये दुष्प्रचार है, ये डराना धमकाना, ब्लैकमेल करके वोट लेने की राजनीति भाजपा की, कांग्रेस की नहीं। कांग्रेस
ये कह रही है कि हम जम्मू कश्मीर में हर जगह पे हैं, लेकिन कश्मीर वैली में आप सिर्फ 7 सीटों पे चुनाव लड़े। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के जो नेता हैं, खुलेआम तो नहीं लेकिन दबे अल्फाजों में कह रहे हैं कि कुछ गलत हो गया, इतनी कम सीटों पे कश्मीर में चुनाव लड़ना, और यहाँ पे भी कई जगहों पे आपको अपने दिग्गज नेताओं को ड्रॉप करना पड़ा। आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा हुआ, सरेंडर जो बीजेपी कहती है आपने पूरा सरेंडर कर दिया, जो आम लोग कहते हैं? देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कई टाइम आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कई टाइम आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी फले, हमारी पार्टी बढ़े, हमारी पार्टी फैले, हमारी पार्टी स्ट्रेंथन हो, मजबूती मिले हमारी पार्टी को। लेकिन जो हालात देश भर में है, जिस तरीके के फोर्सेस एमर्ज होके आए हैं, वो हमारी एकता और अखंडता को थ्रेटन कर रहे हैं। वो हमारे समाज में बिखराव लाने के तरफ वो काम कर रहे हैं। ये और नफ़रत फैलाने का पूरे देश भर में काम किए हैं। गरीब का उनके एजेंडा में गरीब दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। तो हम लोग इस ऐसे फोर्सेस को रोकने के लिए हम लोग एक पार्टी के साथ अलायंस किए हैं, और वो पार्टी के साथ जब अलायंस किए हैं, टैक्टिक्स बोलो, स्ट्रेटेजी बोलो, इलेक्शन की एक अलग होती है। हमारा आला कमान सर्वेस वगैरह करवा के यहाँ के लोकल लीडर्स के इनपुट्स वगैरह लेके एक अलायंस किए हैं। वो अलायंस मजबूत अलायंस है, और ये अलायंस की तरफ पूरा जम्मू कश्मीर का युवा देख रहा है, पूरी जनता देख रही है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग पूरी तरह से जीत के आएंगे। जीत के आने के बाद एक अच्छा शासन देंगे। और इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे सैक्रिफाइसेस जो है वो सैक्रिफाइसेस हम लोगों ने जो किया इस इलेक्शन में, वो आवाम को भी पता है, हमारे अलायंस पार्टी को भी पता है, हमारे पार्टी के लीडर्स को पता है, और उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बहुत कांग्रेस भी अपनी तरफ से कहती है, लेकिन एक सीट पे आपने लेडी को चुना। नहीं, मैंने कहा है ना, हमें सीट्स कम मिले हैं। हमें जो सीट्स कम मिले हैं, और जहाँ पे सीट्स मिले थे वहाँ पे हमारे कद्दावर नेता, बहुत सीनियर नेता कई जगह लड़ रहे थे। कुछ सीटों पे, और कुछ सीटों पे हम लोग कुछ कैंडिडेट्स बाहर से भी आए थे, दूसरी पार्टियों से भी, अब उनको भी अकोमोडेट करना था। और जहाँ जहाँ हमारे पास स्ट्रॉन्ग महिला कैंडिडेट्स हैं, वहाँ हम लोग फील्ड करने की कोशिश की। अब जो हो सकता था हम लोगों ने किया। सरकार आने के बाद में अब एमएलसी तो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, हमने बात दी है कि अपर हाउस हम लोग यहाँ पे रिवाइव करेंगे। तो उसमें और नॉमिनेशन प्रोसेस में महिलाओं को पूरी तरह से, कश्मीरी पंडित को भी एक को भी सीट आप देते थे पहले, मुझे याद है आपके मिनिस्टर भी हुआ करते थे, लेकिन इस बार तो एक कश्मीरी पंडित हमेशा हुआ करते थे। अभी भी कश्मीरी पंडितों के लिए हम लोगों ने मैनिफेस्टो में भी बोला है कि मनमोहन सिंह साहब का जो वो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने की जो बात हुई थी, अनाउंसमेंट जो किए थे, उसको हम पूरी तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके साथ में इनको जब सरकार में आएंगे तो कश्मीरी पंडितों को हम, और अलग अलग समुदायों को जिसको रिप्रेजेंटेशन या नहीं मिला, उनको अकोमोडेट करने का काम करेंगे। क्योंकि अब लास्ट में कुछ एक दो सवाल लूँगा आपसे। आपको क्या लगता है, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, जो अक्सर प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ आए, कश्मीर में भी अभी गए, उन्होंने फिर एक बात कही कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, क्या आपको लगता है कि वो कम हुई है? मतलब उसमें जो उनका वो जो नारा है वो ज़मीन पे है? देखिए, हम लोग कश्मीर को हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा मानते हैं। कश्मीर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, कांग्रेस पार्टी के लिए खासकर। और हम लोग कश्मीर को हमेशा दिल में स्पेशल जगह दी है, और यहाँ के नेताओं को, हर पार्टी के नेताओं को अपने साथ रखने की कोशिश भी की अलग अलग टाइम पे। हमारा जो स्पेशल जगह हमारे दिल में जो है वो हमेशा रहेगी, और दिल्ली से करीबी रहेगी, बना के रखेंगे। और हम जो ये बात कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेजेस की जो बात कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये ना दूरी रहे, और दिल में ज़्यादा से ज़्यादा हमें जगह भी मिलते रहे, और यहाँ के लोगों को तरक्की करने का अवसर भी लगातार मिलते हैं। लेकिन रोड मैप क्या है आपका कि लोग जो यहाँ पे हैं, जो अभी भी नेग्लेक्टेड फील करते हैं या अलाइनेटेड फील करते हैं, खासकर कश्मीर वैली में, उनको मेन स्ट्रीम पे लाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या रोड मैप कांग्रेस दे सकती है? देखिए, ये एक तो जो है कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से
यहाँ की आवाम पहले एलिनेटेड फील करती थी। अभी उस तरीके का ये नहीं सिचुएशन नहीं। अभी काफ़ी हद तक चीज़ें सुधरे हैं, काफ़ी हद तक रिलेशनशिप बड़ी हैं, रिलेशनशिप अच्छे भी हैं सारी जगह। अब सबसे बड़ा चीज़ क्या कि यहाँ के युवा को रोज़गार हम दें, एजुकेशन दें, हेल्थ दें, रोज़गार दें, और रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी हम क्रिएट करें। यहाँ की कश्मीरियत हम बचा के रहें। जब से वो अपने कस्टम्स, ट्रेडिशंस, अपने कल्चर को लेके काफ़ी इनसिक्योर होते हैं पे लोग, वो हमें पूरी तरह से उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। उसके साथ साथ में जो है नेशनल मेन स्ट्रीम में इनका इंटीग्रेशन हो, उसके रास्ते, उसके राह में हम काम करें। पास्ट में भी हम लोगों ने किया है और उसके राह में आने वाले दिनों में भी हम करेंगे। और मुझे लगता है कि इसीलिए कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ती भी दिखाई भी दे रही है। और कांग्रेस हमेशा कश्मीर को मेन स्ट्रीमिंग करने की बात की है और कोशिश भी की है। और बास टाइम हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से थोड़ा स्लो हो जाता है प्रोसेस, लेकिन हम लोगों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इसीलिए आज तक भी कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा भी रहा है और हिंदुस्तानियों के दिल में कश्मीर बना रहा है और कश्मीरियों के दिल में हिंदुस्तान भी बना रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की और हमें टाइम भी दिया। तो कई चीज़ों पर क्योंकि वक्त की कमी है, आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। तो खास मुलाकात में आज थे सईद नासिर हुसैन, राज्यसभा मेंबर हैं, कर्नाटका से आते हैं और दिग्गज नेता हैं पार्टी कांग्रेस के। कई चीज़ों पर उन्होंने बात की और ये भी दावा किया कि कांग्रेस एनसी की गवर्नमेंट बनेगी और जो रोड मैप इनका है आगे अगर उनकी गवर्नमेंट बनती तो क्या क्या करेंगे, उस पर भी इन्होंने बहुत तफसीलन बात की। और कई चीज़ों पर इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का विजन है या रोड मैप है वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है वो अलग है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट चलेगी और कोशिश की जाएगी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम पर लाए, उनकी डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और खुशहाली हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन आशु के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नए प्रोग्राम में किसी और खास गेस्ट से करवाएंगे आपकी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।